आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी का स्वागत है जीएस फौजी चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हृदय के फंक्शनिंग के बारे में देखा था। आज हम उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि सबसे पहले संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त वो सबसे पहले दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो अशुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर से सबसे पहले दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, फिर दाहिने आलिंद के बाद वह दाएं निलय में प्रवेश करता है, दाएं निलय में प्रवेश करता है और दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में त्रिवलनीय कपाट थी जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। फिर दाहिने आलिंद से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जाता है और किसकी सहायता से जाता है तो पल्मोनरी धमनी की सहायता से जाता है। फिर फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद पल्मोनरी शिरा की सहायता से जो शुद्ध रुधिर है वह शुद्ध रुधिर किसमें बाएं आलिंद में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। फिर बाहिने आलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय में जाता है। फिर बाएं निलय से शुद्ध रुधिर संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है और संपूर्ण शरीर से क्या आ रहा था यहाँ पर अशुद्ध रक्त आ रहा था, अशुद्ध रक्त आ रहा था। और दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट थी, त्रिवलनी कपाट। फिर दाहिने निलय से पल्मोनरी धमनी की सहायता से ये भी क्या था, ये भी अशुद्ध रुधिर ही था, अशुद्ध रुधिर, ये भी क्या है, अशुद्ध रुधिर है। फिर फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई और ऑक्सीजन रक्त को दे दिया गया। फिर यहाँ से शुद्ध रुधिर निकला, शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा से होता हुआ बाएं आलिंद में गया, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में गया और इन दोनों के बीच में द्विवलनी कपाट जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, उसकी सहायता से शुद्ध रुधिर बाएं निलय में गया। फिर बाएं निलय से शुद्ध रुधिर संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। ये हमने कार्यविधि, हमने ये हृदय की कार्यविधि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं कि सबसे पहले रुधिर हृदय के किस हिस्से में प्रवेश करता है और त्रिवलनी कपाट कहाँ लगी होती है, द्विवलनी कपाट कहाँ लगी होती है, फिर रक्त का शुद्धिकरण किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे एक नया इसी के अंतर्गत, हृदय के अंतर्गत एक टॉपिक आता है हृदय की ध्वनियाँ, हृदय की ध्वनियाँ। देखिए, हृदय की दो ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है जिसे हम लब बोलते हैं और दूसरी हम डब बोलते हैं, लब और डब, लब डब।
ये ध्वनियाँ आती कैसे हैं। देखिए, जैसा कि अभी फिर बताया था कि हमारे हृदय में दो वाल्व होती हैं, एक जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व ये आपका दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच में होती है, और एक होती है बाईकस्पिड वाल्व। इसे हम त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं और इसे द्विवलनीय कपाट बोलते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच में लगी होती है, और जो बाईकस्पिड वाल्व है ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में लगी होती है। भाई मैंने उस दिन बताया था कि ये आपका अगर हृदय है ये 4 चैम्बर में होता है। एक यहाँ पे लगी होती है वाल्व इस तरीके से, एक यहाँ पे वाल्व लगी होती है। ये है आपका दाहिना आलिंद, ये है दाहिना निलय। तो इन दोनों के बीच में ये है आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या है आपकी, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये बायां आलिंद और बायां निलय है, इन दोनों के बीच में ये होती है बाईकस्पिड वाल्व। तो इन्हीं दोनों के खुलने और बंद होने की वजह से ये डब और लब की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब देखिए, त्रिवलनी जो कपाट है, ये जो बाईकस्पिड वाल्व है और जो द्विवलनी कपाट बाईकस्पिड वाल्व है, इनके बंद होने से जो ये है लब प्रकार की ध्वनि ये उत्पन्न होती है। ठीक, और साथ ही साथ मैंने एक बात और बताई थी कि हृदय में ये जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी ये जो आगे फेफड़े में जा कर के मिलती है, तो ये यहाँ पे जो वाल्व लगी होती ये होती अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार वाल्व होती है। इसी प्रकार से यहाँ से जो वाल्व लगी होती है यहाँ भी ये अर्धचंद्राकार वाल्व होती है। ठीक, तो दो अर्धचंद्राकार वाल्व होती हैं और ये ट्राइकस्पिड और बाईकस्पिड वाल्व होती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो त्रिवलनी कपाट और जो द्विवलनी कपाट है इनके बंद होने से, इन दोनों के बंद होने से जो पहले प्रकार की ध्वनि है लब यह उत्पन्न होती है। और जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं, ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं, इनके बंद होने से जो दूसरे प्रकार की ध्वनि है डब ये उत्पन्न होती है। तो जो लब ध्वनि है ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाईकस्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है, और जो डब ध्वनि है वो ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं सेमी ल्यूनर वाल्व हैं इनके बंद होने से यह उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपसे बात पूछी जाती है प्रश्न में। और अब जिस यंत्र से इन ध्वनियों को सुना जाता है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक गले में टांग रहता है, फिर वो कहता है कि ये सांस लीजिए, तो वो आपके जो है चेस्ट पे लगा करके सुनता है, तो उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह यंत्र कौन सा है जिसकी सहायता से हृदय की ध्वनियों को सुना जाता है। तो वो यंत्र है स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से ही इन ध्वनियों को सुना जाता है। ठीक, स्टेथोस्कोप की सहायता से इन ध्वनियों को सुना जाता है। ये देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ये दोनों सिरे कान में लगाए जाते हैं, ये चेस्ट पे लगाया जाता है, तो इससे ध्वनि सुनी जाती है। तो इन दोनों ध्वनियों को इस स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जाता है। ठीक,
तो डब और लब की आवाज़, जो ध्वनि है हृदय की, इनको स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जाता है। ठीक। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है, ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है। तो ये जो स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब एक और ईसीजी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। इसे हम हिंदी में विद्युत हृदय लेखन, इसे हिंदी में विद्युत हृदय लेखन बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की वेव आपने देखी होगी चलती हुई, इस प्रकार का चलता रहता है। तो ये होता है ईसीजी, वो ईसीजी मशीन होती है जिसमें ये हम इस प्रकार की तरंग देखते हैं। तो क्या होता है कि हृदय की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, हृदय की आंतरिक गतिविधियों को एक लहरदार तरंग के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही ईसीजी कहते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, आपके हृदय में होने वाली हलचल है जिसे एक तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यही आपका ईसीजी कहलाता है। और इसकी जो खोज है ये पूछा जाता है। तो ईसीजी की खोज डॉक्टर एंथोवन ने की थी। डॉक्टर एंथोवन ने ईसीजी की खोज की थी। और ईसीजी में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती आपकी जिसे हम पी वेव बोलते हैं, दूसरी आपकी होती है जिसे हम QRS वेव बोलते हैं, और तीसरी आपकी होती है जिसे हम टी वेव बोलते हैं। तो ईसीजी में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। जो पहली पी वेव होती है, दूसरे को हम QRS वेव बोलते हैं, तीसरे को टी वेव बोलते हैं। तो जो पी वेव है इसे हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट तरंग है। और QRS ये सबसे बड़ी होती है। तीनों में सबसे बड़ी तरंग QRS होती है और टी सबसे छोटी, टी वेव सबसे छोटी तरंग होती है। तो ईसीजी में, ईसीजी क्या है? तो आपके हृदय में होने वाली आंतरिक हलचलों को हम एक लहरदार तरंग से प्रदर्शित करते हैं जिसे ईसीजी कहता है। और ईसीजी की खोज डॉक्टर एंथोवन ने की थी। और ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पी वेव, दूसरी है QRS वेव, तीसरी है टी वेव। जो टी वेव है सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी पी वेव होती है और सबसे बड़ी QRS वेव होती है। अब देखिए, ये जो पी वेव होती है, पी वेव ये आलिंद के संकुचन को प्रदर्शित करती है। पी वेव ये एट्रियम को, आलिंद के संकुचन को प्रदर्शित करती है। और जो QRS वेव है
ये निलय के संकुचन को प्रदर्शित करती है। निलय के संकुचन को प्रदर्शित करती है QRS वेव। और जो टी वेव है ये दोनों मतलब आलिंद और निलय दोनों के शिथिलन को प्रदर्शित करती है। यह आलिंद तथा निलय के शिथिलन को प्रदर्शित करती है। तो जो पी वेव है ये आलिंद के संकुचन को, QRS वेव निलय के संकुचन को और टी वेव दोनों के शिथिलन को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो ये जो बनाया है मैंने तरंग जो मैंने दिखाई है ये नॉर्मल ECG इसी प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि पी वेव इंटरमीडिएट होती है, QRS सबसे बड़ी और टी वेव सबसे छोटी। तो देखिए QRS सबसे बड़ी है, देखिए सबसे बड़ी ये यहाँ से ये एक तरंग है तो ये आपकी है पूरी QRS। इन दोनों में ये सबसे छोटी है तो ये आपकी टी वेव हो गई और ये इंटरमीडिएट आपकी पी वेव हो गई। ये नॉर्मल ECG है। ठीक, तो ECG से पहला क्वेश्चन कि ECG की खोज किसने की, तो डॉक्टर एंथोवन ने की। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव, QRS वेव और टी वेव। टी वेव सबसे छोटी होती है जिसका काम होता है कि ये आलिंद और निलय के शिथिलन को प्रदर्शित करती हैं। उससे बड़ी पी वेव होती हैं, ये इंटरमीडिएट होती हैं, इसका काम है ये आलिंद के संकुचन को प्रदर्शित करती हैं। सबसे बड़ी QRS वेव होती है जो निलय के संकुचन को प्रदर्शित करती है। अब दूसरा पॉइंट हम रुधिर दाब का, ब्लड प्रेशर का देखते हैं। रुधिर दाब के बारे में कुछ प्रश्न हैं वो आप लोग देख लीजिए। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर देखिए कि जिस दाब से ये आखिर रुधिर दाब है, देखिए रुधिर और दाब मतलब जिस दाब से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है वही रुधिर दाब कहलाता है। तो हालांकि परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, पूछा ये जाएगा कि आखिर रुधिर दाब का जो मापन है वो हम किस यंत्र से करते हैं। तो इसका जो मापन है उस यंत्र को हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर। तो हृदय दाब का मापन हम स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से करते हैं। और रुधिर दाब यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह 2 प्रकार का होता है। पहला हम SBP बोलते हैं और जो दूसरा है उसे हम DBP। तो SBP इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, पूरा नाम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसका बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो SBP ये नॉर्मल 120 mmHg होता है और जो DSB है ये आपका 80 mmHg होता है। ये मापन, ये यूनिट है, मात्रक है। फिर नॉर्मल अगर हम BP की बात करते हैं कि नॉर्मल BP इंसान का कितना होता है, नॉर्मल BP की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। तो नॉर्मल BP ये SBP/DSB, SBP की वैल्यू 120
और DSB की वैल्यू 80। तो 120/80 mm। अच्छा जी, ये नॉर्मल BP की वैल्यू है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये कि रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। और दूसरा कि नॉर्मल BP कितना होता है, तो 120/180 ये आपका नॉर्मल BP होता है। और रुधिर दाब कितने प्रकार का होता है, तो रुधिर दाब 2 प्रकार का होता है, SBP और DSB। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का BP मान लीजिए ये 120 है, 130 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो मतलब उसका BP हाई है, उसे हम हाइपरटेंशन की स्थिति कहते हैं। हाइपरटेंशन की स्थिति बोलते हैं अगर उसका BP 120 से मान लीजिए 130 हो जाए, 140 हो जाए, तो उसे हाइपरटेंशन की स्थिति बोलते हैं। और अगर उसका BP ये 80 इससे कम हो जाए तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसे हम अगर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर ये नीचे वाली 80 से अगर कम हो जाए, सॉरी अगर कम हो जाए, 120 से बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, और 180 से नीचे हो जाए तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिए, जैसे कि हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अच्छा, फिर देखिए, अगर हम एक स्पंदन, और ये जो एक स्पंदन है उसका क्या मतलब होता है कि हृदय एक बार संकुचित हो और एक बार शिथिलित हो, मतलब एक बार संकुचन हो और एक बार उसका शिथिलन हो। तो एक स्पंदन का मतलब ये है कि हृदय एक बार संकुचित हो और एक बार शिथिलित हो तो उसे हम एक स्पंदन बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे यही पूछता है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा खास कोई प्रश्न नहीं है। और हाँ, ये पूछ सकता है कि एक धड़कन में हृदय कितने ब्लड को शोधित कर देता है। तो हम ये देखें कि पहली बात तो एक धड़कन में हृदय 70 ml रक्त को पंप करता है। कितना, तो एक धड़कन में हृदय 70 ml रक्त को पंप कर देता है, पंप करता है। फिर एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, तो और 1 मिनट में चूँकि 72 बार धड़कता है, तो अगर हम देखें कि 72 बार धड़कने में ये कितना पंप करेगा, तो 72 बार धड़कने में 70, चूँकि एक बार धड़कने में 70 ml पंप करता है, तो 72 बार धड़कने में 70 गुणे 72 ये आता है आपका 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 7 7 49 50। तो 50-40 ml इतना 72 बार धड़कने में आपका हृदय 50-40 ml 5040 ml रक्त को पंप कर देता है 72 बार धड़कने का मतलब ये है कि 1 मिनट में, भाई 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो 72 बार धड़कने का मतलब यह है कि आपका हृदय 1 मिनट में 5040 ml रक्त पंप कर देता है। तो इन 3 वीडियो में मैंने आपको
बायोलॉजी के ये जो चैप्टर है हृदय, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बताई है। और इसके अलावा भी अगर कुछ बच रहा होगा तो मैं आपको कभी बता दूंगा। और हाँ, एक पेस मेकर के बारे में बता दें कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हृदय सही से काम नहीं करता, तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग पेस मेकर का यूज़ करते हैं हृदय में। तो ये जो पेस मेकर है, ये हृदय में एक ऐसे नोड होता है, हृदय में एक ऐसे नोड होता है जो कि ये दाहिने हाथ जो हमारा दाहिना आलिंद है, इसमें ऊपर की ओर एक गांठ नुमा संरचना होती है। देखें तो ये अगर हम आपका हृदय बनाएं, हृदय में ये 4 चैम्बर, तो यहाँ पर ये जो आपका दाहिना आलिंद है, यहाँ पर एक गांठ नुमा संरचना होती है जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं। और इसी ऐसे नोड की वजह से हमारा हृदय 72 बार पर मिनट धड़कता है। तो कभी कभी ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में जो ऐसे नोड है, ये जो आपका ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे नोड के स्थान पर ये जो पेस मेकर है उसे लगा देते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं, जिससे फिर से हमारा हृदय सही से जो है काम करने लगता है। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, वो चाहे यूपी टेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का हो, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे बायोलॉजी पूछी जाती है, तो हृदय से इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं आएगा। तो अब अगले वीडियो में हम कोई एक नया टॉपिक बायोलॉजी से उठाएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।